एवरीवन मोस्ट वेलकम टू एग्जाम वर्ल्ड गाइस। जैसा कि हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हाउ टू कवर द ऑल सेक्शंस ऑफ बीए एग्जामिनेशंस। सो आज हम बात करेंगे पहले इस वीडियो में, ये इस सीरीज का पहला वीडियो है, इसके 2 पार्ट्स आपको मिलेंगे। इसमें पहले वीडियो में बात करेंगे सिलेबस को लेके, खासकर क्या कंटेंट आपको फॉरेन कंट्रीज को लेके कवर करना है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो आपको ज्यादा हेल्पफुल करेगा। सभी पॉइंट यहाँ मेंशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट हैं तो फर्स्ट पार्ट में उन पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन करूंगा कि अगर आप कोई भी कंट्री पढ़ रहे हैं तो उस कंट्री को पढ़ते वक्त किन चीजों पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, जहां से क्वेश्चंस मोस्टली राइज होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो वहीं से उठाता है, आपको परेशान करता है और आप वहां से कई बार मिस्टेक भी करते हैं और आपका पेपर में जो मार्क्स है वो कभी 1 नंबर से आप फेल होते हैं या फिर कभी बिल्कुल किनारे जाके रह जाते हैं। मेरी तरफ से मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी पॉइंट्स दूसरे वीडियो में बताऊं वो आपको कितने ज्यादा हेल्पफुल हो कि आपका मैक्सिमम एग्जाम उसमें कवर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे सिलेबस की बात करूं तो मेन की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले आपने बहुत सारी कंट्रीज के देखे होंगे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, हर कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। आपने अगर अभी तक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के ऊपर काम नहीं किया तो प्लीज उस पर स्टार्ट करिए, बिकॉज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं एंट्रेंस में। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है कंट्रीज के काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक और पार्ट ऐसा है जिसपे स्टूडेंट्स का ध्यान कभी नहीं जाता है, वो नहीं जाता है खासकर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जैसे हमारी क्लासेस में मैंने जब बताया तो स्टूडेंट्स का आया कि पासपोर्ट आधार कार्ड शायद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम इंडिया के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की बात करें तो व्हाइट पेपर है, जिसे हिंदी में श्वेत पत्र कहा जाता है। इस तरह से हर एक कंट्री का अपना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, तो उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो उनका जो नाम है वो आप जरूर याद करें किस कंट्री का कौन सा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। दूसरी चीज पे अगर मैं बात करूं, आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ साथ थोड़ा ज्योग्राफी के अंदर आप सब स्टूडेंट रिवर के नेम, माउंटेन रेंज पे कवर कर लेते हैं, लेकिन एक चीज छोड़ देते हैं, कई बार बहुत सारी कंट्रीज में रिवर्स के बीच में भी आइलैंड है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जेएनयू में दिए जाते हैं जब कंफ्यूज करने के लिए। क्योंकि मोस्टली जब हम जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं बीए की, तो वहां पे एक चीज देखते हैं कि हम जापान के आइलैंड्स के ऊपर तो बहुत काम करते हैं, लेकिन अदर कंट्री के जो आइलैंड्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि अदर कंट्रीज के आइलैंड्स को हम छोड़ के आगे निकल जाए। तो यहाँ पे आइलैंड्स हो गया। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे मेन की पॉइंट ऐसे जो है पूरे इस वीडियो में, वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हर कंट्री का। दूसरा आपका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे इंडिया का बताया, व्हाइट पेपर हमारा जो है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट सभी नाम याद कर लेते हैं पार्लियामेंट्स के, लेकिन पार्लियामेंट्स में होता क्या है कि अपर हाउस भी होता है, लोअर हाउस भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्स के अपर हाउस, लोअर हाउस से रिलेटेड भी क्वेश्चन राइज होते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं मोस्टली, जैसे जापान का पार्लियामेंट है, डायरेक्ट उसका नाम याद कर लिया या फिर डूमा रट लिया सीधा। लेकिन कई बार आपने देखा है कि क्वेश्चन सीधा पूछता है कि उस पार्लियामेंट का अपर हाउस किस नाम से जाना जाता है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हैं। तो आपको जो एक तो सीट्स भी याद रखनी है, अपर हाउस, लोअर हाउस। अगर कोई अपर हाउस इक्वल माना जाता है, जैसे आप जर्मनी का जो अपर हाउस है वो यूएस का जो सीनेट है उसके इक्वल माना जाता है। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हैं कि किसके इक्वल, जिस पर मुस्लिम ध्यान नहीं देते हैं, तो इनको आप कवर करिए। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्स जो हैं उनके क्या पॉपुलर नेम होते हैं, डायरेक्ट हो गया, डूमा हो गया, ठीक है, मजलिस हो गया, इस तरह के जो नाम है अलग अलग, ये के पॉपुलर नेम है उनके। तो इन नामों से भी क्वेश्चंस राइज होते हैं, तो इनको पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। और कहा जाता है कि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, तो आपको एक पॉइंट्स हेल्प करेंगे। एक आता है हमारा रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। अब रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल हम बात करें जर्मनी की, तो एंजेला मार्केल की किस पार्टी से हैं, शी जिनपिंग चाइना के जो है वो किस पार्टी से हैं, अगर हम रशिया जाए तो जो पुतिन साहब है वो किस पार्टी से हैं। इस तरह के जो कुछ कंट्रीज हैं उनमें पॉलिटिकल पार्टीज के नाम भी आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी के साथ अपना ऑफिशियल रेजिडेंस जो है वो सभी के जरूर कवर करिए, ताकि ऑफिशियल रेजिडेंस का पॉसिबिलिटी राइज हो रहा है कि हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले, तो वो भी कवर करिएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे मेन ट्रीटीज, रिसेंटली में जो ट्रीटी हुई है, जो संधियां हुई हैं, तो जरा उनके नामों पे ध्यान रखिए, चाहे वो किसी कंट्री के युद्ध विराम को लेके हुई हो, ठीक है, या फिर कोई जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को लेके कोई ट्रीटीज हुई है, तो ट्रीटीज को रीड करिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आप ट्रीटी ऑफ वर्सेस रखते हैं, आप माल्टा समिट पढ़ते हैं, आप और भी जो ट्रीटीज हुई हैं, पीस ट्रीटीज हुई हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन रिसेंट ट्रीटीज के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो
मेरा जो मेन मकसद यहाँ कहने का वो रिसेंट ट्रीटीज पे है कि अभी रिसेंटली जो ट्रीटी है उन पे आप काम करिए। उसके अलावा टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो सब लोगों को टूरिस्ट प्लेसेस रट लेते हैं, लेकिन टूरिस्ट प्लेस के साथ वो एक गलती कर देते हैं कि वो शहर का नाम नहीं याद करते हैं। तो आप अगर टूरिस्ट प्लेस पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके साथ सिटी का नाम जरूर याद करिए, जिस रीजन में है वो उस रीजन का नाम जरूर आपको याद होना चाहिए। अगर वो आपको याद है तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप और देखेंगे यहाँ पे समिट से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पुराने भी पूछ लेता है कि ये समिट कहाँ हुई थी, G7 का समिट कहाँ हुआ था, G20 का समिट कहाँ हुआ था। यहाँ अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट समिट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो राइज होते हैं एग्जाम में, हमेशा राइज होते हैं, मोस्टली हर साल देखने को मिलता है यहाँ से। तो इसमें 2 पॉइंट आप लोग याद रखिए। पहली चीज वेयर, व्हेन, कब हुई, और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कहाँ हुआ। ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखने अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं JNU BA का और EFLU का भी आप दे रहे हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट में तो समिट्स हुई है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सार्क है हमारा, G20 है, G7 है, SCO है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आपको जो रिसेंट समिट्स हैं उनमें 2 पॉइंट पता होना चाहिए, एक व्हेन और एक वेयर। ठीक है, अगर ये आपको पता है तो आपका बहुत बड़ा काम आधा हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्टर, कई बार क्वेश्चंस आते हैं एक्सपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा ये माल कौन एक्सपोर्ट करता है या फिर सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है। तो आप जितनी कंट्रीज जो 15 से 16 कंट्रीज हैं JNU के रिगार्डिंग फॉरेन कंट्रीज, उनमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्टर सबसे ज्यादा इंपोर्ट कौन करता है, क्या करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि पेंटर्स और उनके वर्क्स पूछे जाते हैं। पहले होता था कि सीधा पेंटर का नाम देके पूछता था कि इसका काम क्या है। आजकल एक चेंज लेके आए JNU, वर्क देता है उसका और पेंटर का नाम पूछता है। थोड़ा सा उल्टा कर दिया, हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार ये वर्क देके पूछा पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा फोकस करिए, स्पेशली स्पेन पे फोकस करिए। स्पेन के पेंटर्स वर्ल्ड वाइड ज्यादा फेमस है, तो आप पाब्लो पिकासो से भी थोड़ा आगे निकलिए। ऐसा नहीं है कि पिकासो बैठ के बैठे हैं, थोड़ा अदर पेंटर्स को भी देखिए, उनकी फेमस वर्ल्ड वाइड कोई पेंटिंग्स फेमस रही हैं तो उनके बारे में भी पढ़िए। एक अदर डायनेस्टीज आप देखिए, फ्रांस में जाइए, चाइना में जाइए, स्पेन में जाइए, या फिर आप अरेबिक वर्ल्ड में भी डायनेस्टीज चल रहे हैं, खासकर वहां पे जो डायनेस्टीज नहीं क्या हम कहेंगे एम्परर सिस्टम चल रहा है। जहां जहां डायनेस्टिक रूल रहा है वहां पे एक बार डायनेस्टीज को जरूर लिस्टेड कर लीजिए, उनके फेमस किंग्स को लिस्टेड कर लीजिए और उनके कोई फेमस वर्क रहे हैं तो उनको भी लिस्टेड कर लीजिए। आपका कम से कम 1 से 2 नंबर के मार्क्स यहाँ से आने ही आने हैं, कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आने हैं यहाँ से, 101% आने हैं। डायनेस्टीज में 2-3 चीजें जो मैंने बताई उनके ऊपर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा अब गेम्स की बात करते हैं तो गेम्स में हम टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चंस राइज होना चाहिए, नहीं भी होता है तो आप ध्यान रखिए जितने भी कप या ट्रॉफीज होती हैं उनको आप याद रखिए। जो ट्रॉफी होती है चाहे वो कप हो, चाहे बैडमिंटन से जुड़ा हो, क्रिकेट से जुड़ा हो, फुटबॉल से जुड़ा हो, फीफा वर्ल्ड कप हो। फीफा वर्ल्ड कप पे एक जो कॉमन क्वेश्चन रहता है वो मोस्टली कंट्री से आता है, सबसे ज्यादा टाइम किसने जीता तो ब्राजील रहता है, उसका 5 टाइम था। उसके बाद सेकंड पे जर्मनी आता है 4 टाइम। ईयर भी पूछ लेता है कई बार जर्मनी का, तो फ्रांस ने कब कब जीता, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। तो आप जितने भी ट्रॉफीज और कप हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन गेम से आएगा, इस साल भी आएगा। ऐसा नहीं है कि गारंटेड नहीं कर सकते हम कि टोक्यो ओलंपिक्स आएगा, क्योंकि बहुत रिसेंट है, ये डालेगा नहीं डालेगा कह नहीं सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक से हम अगर एक एक्सपेक्ट करें तो क्या पूछ सकता है, तो मोस्टली हमें देखने में आता है कि या तो जो मस्कट था उसका मिराई तोबा जो है उससे रिलेटेड पॉइंट पूछ सकता है, या फिर एथलीट्स का नंबर पूछ सकता है, टॉप कौन रहा था, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर जो टोक्यो में जहां पे इनॉग्रेशन हुआ था उसका या एंड हुआ था ओलंपिक्स का, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। खैर यहाँ पे ट्रॉफीज हैं। उसके अलावा एक दो बात करूं अगर मैं, तो हमने देखा है कि कई बार न्यूज एजेंसीज के नाम भी पूछे जाते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एक मैगजीन बनाता है फ्रांस के अंदर, शार्ली हेब्दो, जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहता है। शार्ली हेब्दो से रिलेटेड ऐसे जो कंट्रोवर्शियल जितनी भी या तो मैगजीन से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं उनके नाम पूछ सकते हैं, या फिर जो वर्ल्ड वाइड टॉप मोस्ट न्यूज एजेंसीज हैं उनके नाम पूछ लेता है। आपने देखा होगा जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसका जो पीपल्स डेली न्यूज़पेपर है उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसा नहीं केवल चाइना के, और भी बहुत सारे कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, उनका एक ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ कैपिटल्स की बात करें तो सब कैपिटल सबको याद होंगी, सबको पता है फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, चाइना की बीजिंग है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको फॉर्मेशन पता होना चाहिए, इसको फॉर्म कब किया गया था, मतलब आपको ईयर पता होना चाहिए, उससे किसने किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक समझाता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग था, सेंट पीटर्सबर्ग को पीटर द ग्रेट ने एस्टैब्लिश किया,
1703 में उसने सेंट पीटर्सबर्ग एस्टेब्लिश किया और 1713 में उसने क्या किया कि इसे कैपिटल बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मेशन कब हुआ, कैपिटल कब बनाया, किसने बनाया, तो चलो सेंट पीटर्सबर्ग तो एक ऐसी सिटी है जिसके अंदर उसे बनाने वाले का नाम भी ऑलरेडी एडेड है। ठीक है, कि पीटर द ग्रेट ने उसे फॉर्म किया था। तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है, बीजिंग था उसका पुराना नाम क्या था, या फिर उसके नाम का मीन्स क्या होता है। ऐसे जितने भी पॉइंट हैं उनको अच्छे से आप कवर करिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। गाइस, इस पे और वीडियोस हम बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, एंड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।